हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज से हम क्लास 11th की चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको हमने दो पार्टों में रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिमाग में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट ही क्यों हुई होगी। आपने सर बता दिया पहले के एक जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें कि प्रॉब्लम होती है, हम उसका सॉल्यूशन फिगर आउट करते हैं, एजम्पशंस लेते हैं, लेकिन ये समस्या आई ही क्यों होगी। तो हम इसको एक छोटा सा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड था हमारा, पहले के लोगों का मानना था कि वर्ल्ड जो है वो चपटी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां तक उनकी नजर जाती थी वहीं तक वो वर्ल्ड को मानते थे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल पानी का सोर्स था। ठीक है, ये नदी हो गई या वाटर सोर्स, ये वाटर का सोर्स था। यहाँ पे उनको पानी तो मिल जा रहा था, तो लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, यहाँ पे हिल्स थे, ये हिल्स का एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब लोग ज्यादा रहने लगे तो इनको क्या चाहिए, दो बेसिक चीजें चाहिए, फूड एंड वाटर। तो वाटर के लिए तो रिवर था इनके पास, लेकिन फूड की कमी यहाँ पे सबसे खास करके आने लगी। अब जब फूड की प्रॉब्लम आने लगेगी तो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग हिम्मत करके थोड़ा नदी को पार कर गया होगा किसी तरीके से, फिर इस पहाड़ को पार किया, तो उनको यहाँ पे खूब सारे फूड आइटम्स मिल गए। यहाँ भर भर के फूड है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वाटर की। ठीक है, अब जब यहाँ वाटर की प्रॉब्लम आ गई, फूड तो एम्पल मिल गया लेकिन वाटर कम ने है। क्यों? क्योंकि पहाड़ को पार करके जाना है। तो अब इसमें से कुछ लोगों को या तो यहाँ से वाटर को पिक करके और यहाँ लेके जाना होगा, या इन लोगों को फूड लेके आना होगा और यहाँ पे इन लोगों को देना होगा ताकि इन लोगों से वाटर मिले। पॉपुलेशन बढ़ती गई होगी तो ये एरिया इन्होंने भी तो कब्जा किया होगा कि अब ये दूसरे वो लोग आ रहे हैं हमारे पास फूड लेके, जो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन अब ये वाटर भी लेके जा रहे हैं। तो हम इनको वाटर देंगे, तो हम अगर 10 लीटर वाटर देते हैं तो ये फूड हमें 20 kg दें। अब ये कहेंगे कि 20 kg फूड ज्यादा होती है तो इसका वेट ज्यादा होता है, हम बदले में 10 लीटर ही पानी क्यों लें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आई होगी, धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट किया गया होगा और एक बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान, पानी के बदले फूड, फूड के बदले पानी, इस तरीके से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी। जैसे बाद में अगर इनको प्रॉब्लम आ गई होगी कि ये लोगों की भी पॉपुलेशन बढ़ गई यहाँ पे, अब ये लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे फूड के आइटम्स कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो ये इन लोगों ने इन पे अटैक किया होगा कि आपसे हम कुछ लें, या ऐसे कुछ एक्टिविटीज चली होंगी। तो इस तरीके से ही धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। लेकिन हमें अब अपने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है हमारे जो कंपैरिजन है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिश, यानी इंडिपेंडेंस के समय से हम कितना आगे बढ़े हैं। तो ये एक छोटा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ओवरव्यू दे दिया मैंने कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम अपने बेसिक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले बात है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है, यानी 15 अगस्त 1947 के 200 साल पहले तक, यानी दो जनरेशन्स को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा, उनसे जबरदस्ती काम कराया, उन पे अपना राज किया। तो ये जो आज हम आजादी मना रहे हैं, या आज जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है, क्योंकि हम अभी स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आज जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अंग्रेजों के टाइम से कितनी ग्रो हो पाई है, अंग्रेज ने किस कंडीशन में हमें रखा और हम आज किस कंडीशन में, इस बात को समझने का इस चैप्टर के थ्रू हम कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने का यही सोल पर्पस है। सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस कंट्री टू ब्रिंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर। हमारी कंडीशन जो आजादी से पहले थी, मतलब हम अगर बात करें ब्रिटिशर्स के आने से पहले थी, वो थी हम ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्टर्स थे। हम अपने यहाँ के फिनिश गुड्स को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ के फिनिश गुड्स क्या थे, कॉटन थे, मसाले थे, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे। तो ये सारे चीज हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाके बेचते थे, जैसे कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना,
चाइना आप जो आज देख रहे हो कि हम इंडिया में चाइना से सारे आज फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। हम चाइना और जापान को उस टाइम बिफोर ब्रिटिशर्स एक्सपोर्टर भी थे। यानी अंग्रेजों ने हमारी ये हाल कर दी कि हम एक्सपोर्टर से यानी सामान बेचने वालों में से आज की डेट में सामान खरीदने वाले बने हुए हैं। इवन आज आजादी के 70 साल बाद भी हम मैक्सिमम चीज जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें ऐसी बनी कैसी, इस कंडीशन को हम समझ रहे हैं। इकोनॉमिक हालत हमारी इतनी कैसे खस्ता हो गई कि आज हम जो पूरे विश्व को माल देते थे आज हम क्यों ले रहे हैं। तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पूरे ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, व्हाई वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन एंड ब्रिटिश टाइम। तो टू स्टडी एक्सप्लॉइट to study exploitation and determine the economic growth in India economy at in past more than 75 year after independence। यानी आज आजादी के 75 साल बाद भी जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था उस एक्सप्लॉइटेशन से कितना आगे बढ़ पाए हैं, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन और जो हमारी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। यानी हम जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे तो हमारी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ही कम होती थी, मतलब होती ही नहीं थी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर एडवांस ऑफ द ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल से पहले हमारा क्या था, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। हम जो भी चीज चाहते थे जहां भी चाहते थे जैसे मर्जी उसको बेचते थे या वहां से खरीदते थे। इंडिया वाज पार्टिकुलरली वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब पूरे विश्व में हमारा हैंडीक्राफ्ट आइटम जो सूती कपड़ा, सिल्क, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन जो अंगूठियों में आज हम पहनते हैं, घरों में जो सजाते हैं, इन सब के मामले में हम पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव मोर कंसर्न फॉर देयर इकोनॉमिकल ग्रोथ। ब्रिटिश को इसके रीजन में एक और रीजन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का कोई ग्रोथ नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ग्रोथ ब्रिटिश साम्राज्य का हो। यानी ब्रिटिश जो कंट्री है, यानी जिसको हम इंग्लैंड कहते थे उस समय या आज भी इंग्लैंड कहते हैं बहुत लोग, तो वो चाहते थे कि उनका ग्रोथ हो ना कि हमारा। तो अब उसका ग्रोथ कैसे हो सकता है, इंडिया सब सप्लायर है, तो इंडिया को क्या किया उन्होंने, ट्रांसफॉर्म कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन यहाँ से सारे रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन हुआ तो कॉटन को लेके चले गए, सिल्क को रॉ मटेरियल को लेके गए और वहां इंग्लैंड में उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। इससे क्या हुआ, जो वैल्यू एडिशन, यानी एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से, सपोज हम करते हैं आपके पास अभी एक लोहा का टुकड़ा है, अब उस लोहे के टुकड़े से गेट बनाना, लोहा का टुकड़ा, लोहा आपको 40 रुपए किलो मिला होगा, लेकिन गेट बना के लोगे उसी का तो 100 रुपए होगा। तो ये जो उसने गेट बनाने का काम किया है, ये वैल्यू एडिशन होता है किसी भी प्रोडक्ट में, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के। अब सपोज करो आपके पास एक लकड़ी है, लकड़ी को आप क्रिकेट खेलना है, वो 2 फीट चौड़ी लकड़ी है। अब आप उससे क्रिकेट कैसे खेलोगे, उसको बैट बनवाओगे, तो बैट जब बनवाओगे तो उस बैट के लिए जो लेबर उस पे काम करेगी, जो बढ़ई उसको बनाएगा, जो कारपेंटर उसको बनाएगा, वो क्या करेगा, उस एक रॉ मटेरियल लकड़ी जो हो गई, वो लॉग जो है लकड़ी की वो रॉ मटेरियल हुई, और उस रॉ मटेरियल को वो फिनिश गुड्स में बदलेगा। तो ये चीज होती है वैल्यू एडिशन। तो ये वैल्यू एडिशन का जो यहाँ पे काम आ रहा है, द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी यहाँ से क्या करता था वो, ये लकड़ी का टुकड़ा ले गया और ये ऐसे बैट बना के वहां से ले आया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ता था, तो मतलब हमारे यहाँ से तो जो रिसोर्सेज, जो मिनरल्स थे उनको तो वो अपने कंट्री में ले गए, वहां के लोगों को जो वैल्यू एडिशन यानी जो हाई पेड काम था वो मिला। स्किल डेवलपमेंट इंग्लैंड के लोगों का हुआ, ना कि इंडिया के लोगों का। इंडिया के लोगों को तो बस यही कहा कि आप लकड़ी का के लिए पेड़ लगाओ, इसको फिर कुल्हाड़ी से काटो, ठीक है, और काट के हमें लकड़ी दे दो निकाल के। यानी इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया, वैल्यू एडिशन का काम इंग्लैंड में किया और यहाँ पे लाके उसको वापस बेच देते थे। नॉट वर्किंग फॉर इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। तो जब यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है, लोगों के पास बेसिक से काम रह गए, पेड़ लगाना है, पेड़ काटना है और अंग्रेजों को दे देना है, उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन के तो काम हुए नहीं, तो इनकम तो बढ़ी नहीं, क्योंकि लकड़ी का रेट वही तय करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो इंडिया की इनकम नहीं बढ़ पा रही थी इंडियंस की। ठीक है,
यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे यहाँ 3 सेक्टर होते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, उसमें आप आते हैं हमारा ब्रिटिश, बिफोर ब्रिटिश रूल और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में क्या चेंजेस आ गए। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था। मतलब हम कॉटन बना, कॉटन था आपके एग्रीकल्चर में, आपके शुगर हो गए, राइस हो गए, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल के हो गए, सिल्क के हो गए। उसके बाद लो लैंड एरिया था। लेकिन बिफोर ब्रिटिश रूल एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारे पास लैंड एरिया काफी कम थे। ठीक है, तो हाई प्रोडक्टिविटी तो थी हमारे पास, लेकिन लैंड कम थे। क्यों लैंड कम थे? हमारे पास फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा थे उस समय। और तीसरी चीज थी, हम ओन लैंड सिस्टम में थे। मतलब हर किसान की अपनी जमीन होती थी, किसी से उधार जमीन लेके किसान काम नहीं करते थे। तो एक तरह से वो इंडिपेंडेंट थे अपने जमीन पे। मेजर फोकस ऑन फूड क्रॉप्स, मेजर जो उनका काम होता था वो खेतों में अनाज उगाना होता था या अदर चीजें उगाना होता था। और हम साथ के साथ ब्रिटिश रूल से पहले एक्सपोर्टर भी थे। किसके थे वो एक्सपोर्टर? कॉटन के, शुगर के, राइस के, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के, यानी जो पनीर हो गई, दही हो गई, टेक्सटाइल के, सिल्क के, प्रीशियस मेटल्स के, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के, इन सभी के हम एक्सपोर्टर थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल चालू हो गया तो हम किस सेक्टर में आ गए? ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है पढ़ना। क्यों? ताकि हमें ये पता चले हम बिफोर ब्रिटिश कहाँ थे, ड्यूरिंग ब्रिटिश कहाँ थे और आफ्टर ब्रिटिश कहाँ थे। आज हम जिस जगह पे हैं, तो ये हम आज कहाँ पे हैं। तो ब्रिटिश रूल में ऐसा क्या हुआ? ब्रिटिश रूल में जो लैंड पे काम हो रहे थे वो लो हो गया, थोड़ा उसको स्लो कर दिया गया। ठीक है, उसको स्लो क्यों किया गया, एक स्टेगनेंट फेज में क्यों आ गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लैंड पे कंट्रोल कर लिया, उन्होंने अपने कंट्रोल में सारा ले लिया। लेकिन इसमें एक ये बेनिफिट हुआ, लैंड एरिया इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज कैसे हो गया? उन्होंने डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को ही साफ कर दिया। और जंगलों को क्यों साफ किया? अंग्रेजों ने जंगलों को साफ किया आपकी रेल लाइन बनाने में। ये जो रेल लाइन बनती है ना, इसके बीच में एक स्लीपर होता है। आजकल आप अगर पटरियों को देखेंगे तो इसके बीच में सीमेंट्स के आपको कंक्रीट ब्लॉक्स दिखेंगे, यहाँ पे कंक्रीट। लेकिन पहले क्या होता था, इसके जगह पे लकड़ियां लगाई जाती थी। अब ये जो लकड़ी लगती है ना, तो आप ये समझ लो कि ये जो लकड़ी लगती थी वो सागवान की लगती थी। तो यहाँ अगर 1 2 3 4 और 5 लकड़ियां लगानी है तो इसका मतलब है कि ये 1 ट्री के बराबर हो गया। एक पेड़ इस 5 लकड़ियों को ही सागवान के दे पाता था। और उसमें से भी ये मैक्सिमम नंबर थे कि एक पेड़ में 5 निकलेंगे, नहीं तो 2 या 3 भी निकलते थे एक पेड़ में। तो सोचो अगर पटरी बिछानी है तो कितने कितने पेड़ काट दिए गए, जंगलों को पूरा तबाह कर दिया गया, जस्ट बिकॉज कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेलवे लाइन को इम्प्लीमेंट कर पाए, रेलवे लाइन लगा पाए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? लैंड एरिया इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? अब जैसे यहाँ पे तो देखो आप, ओन लैंड एरिया था, लोगों को खुद की जमीनें थी, लेकिन इन्होंने जमींदारों को जमीन दे दी। यानी अब जो जमीन है वो जमींदारों की है, आप अपने ही जमीन पे लेबर हो गए। जब लेबर हो गए तो क्या होगा? आपका पर कैपिटा इनकम यानी आपकी कमाई कम होगी। क्यों? एक तो आप खुद के जमीन पे खुद अपनी मर्जी से फसल उगा रहे हो और मर्जी की रेट से बेच रहे हो। दूसरा है कि किसी और की जमीन पे किराए के मजदूर बन जाओ, तो कमाई किसमें ज्यादा होगी? किराए के मजदूर बनने में। तो ये जमींदारी सिस्टम लिया है। तो जो वेल्थ था, जो पैसे थे, वो फार्मर्स को नहीं जाके, हर एक आदमी को नहीं जाके, जमींदारों को जाने लग गए। ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया जमींदारी प्रथा में आने से। और क्या हुआ इसके साथ साथ, फोर्स्ड टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप इंस्टीड ऑफ फूड। यानी जो कॉटन है या अदर कैश के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नील की खेती आपने बहुत पढ़ी होगी कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाई। तो वो सारे फूड क्रॉप्स के जगह, यानी चावल, गेहूं, दाल, मक्का, तिलहन, इन सब के जगह इन्होंने क्या किया? कैश क्रॉप्स को जोड़ दे दिया। तो अब इसका क्या नुकसान हो गया? इसका ये नुकसान हो गया कि किसानों के पास खाने की भी कमी आ गई। यानी जो हम एक्सपोर्टर थे इस सेगमेंट में, यहाँ से हम यहाँ पे अब
कैश क्रॉप्स कर रहे हैं और अंग्रेजों को दे रहे हैं, अंग्रेज अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं, उसको फिनिश गुड्स बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो आपने नील पढ़ा था उसको रिमाइंड करा देता हूँ कि नील का प्रोडक्शन इसलिए होता था ताकि कलर में, कपड़ों में डाई का काम कर सके, यानी कलरिंग एजेंट का काम कर सके। इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, अब अंग्रेजों ने इन चीजों के लिए यहाँ से जो ये लैंड एरिया इंक्रीज हुआ, या जो आपके ये फोर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स किया, इसका क्यों किया, इससे क्या हुआ, इन सबको तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इन्वेस्ट भी तो कहीं किया होगा। इनको जब कैश क्रॉप्स ज्यादा चाहिए, अगर कैश क्रॉप्स इनको ज्यादा चाहिए तो इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी किया होगा। तो खेतों को सीढ़ी नुमा बना दिया, फ्लड पे कंट्रोल कर दिया, ड्रेनेज एंड डेसिलिनेशन ऑफ सॉइल कर दिया। इसको किया क्यों, यानी सीढ़ी नुमा खेत को बनाया, बाढ़ों को रोकने के लिए ड्रेन काम किया, ड्रेनेज का सिस्टम बनाया, ताकि पानी कम से कम खेतों में रुके और इनका जो ये कैश क्रॉप्स है तो ये ज्यादा से ज्यादा। तो यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में बिफोर ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पे अगर कुछ भी लिखना हो तो आप इस स्लाइड की नोट्स बना के रख सकते हैं ताकि आपको इजी में मार्क्स मिल पाए। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे क्या हुआ इम्पैक्ट। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसी चीज को देखते हैं। तो ब्रिटिश रूल से पहले हम क्या थे, एक्सपोर्टर थे। सबसे पहला पॉइंट आता है हम एक्सपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, यानी हमारे यहाँ जमीन से उगाने से लेके उसको फिनिश गुड्स बनाने तक का प्रोसेस पूरा इन हाउस था, यानी जो भी वैल्यू एडिशन होती थी तो वो इंडिया में ही होती थी और फाइनल गुड्स जाता था बिकने। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, नहीं तुम फिनिश गुड्स नहीं बना सकते हो, वो यहाँ से कॉटन ले जाते, ब्रिटिश में लगे सारे पावर लूम्स क्या होते हैं, पावर लूम्स होते हैं इलेक्ट्रिक पे चलने वाली या मास प्रोडक्शन करने वाली मशीनों पे कपड़ा बनाते थे और उस कपड़ा को यहाँ लाके वापस बेचते थे इंडिया में। जो असहयोग आंदोलन चला था, सॉरी सविनय अवज्ञा या असहयोग, में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ उस समय, गांधी जी ने इसी चीज का विरोध किया था कि नहीं हम ब्रिटिश से लाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो वहां पे ब्रिटिश से लाया हुआ कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, गांधी जी ने खुद चरखा चलाया था और अपना प्रोडक्शन करके उन्होंने खुद से उस कपड़े को यानी उस धोती को पहनी थी। तो हम एक्सपोर्टर से क्या बन गए थे यहाँ, पहले एक्सपोर्टर थे बाद में हम रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए। पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट थे क्योंकि हम फिनिश गुड्स बनाते थे, अब अंग्रेज हमें अगर कपड़ा ला के देते थे तो हम पहनते थे क्योंकि हमें खुद भी कुछ भी करने का आजादी नहीं था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारा ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, ग्रोथ फेज में था, बहुत ज्यादा चलता था, हम दुनिया भर में जाके बेचते थे। और हमारे ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, सब चीजें बंद करा दी उन्होंने। उससे पहले हमारे पास क्या था, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां ये चल रही थी तो हमारे पास क्या था, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए, यानी खेती के मजदूर बन गए, खेती मजदूर होगा, ठीक है, और हमारा इंडस्ट्रीज सारे बंद हो गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ हैंडलूम्स थे तो इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन पावर लूम्स में, यानी पावर लूम्स में बने हुए आ गए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ब्रिटिशर्स के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्री इज आफ्टर मिड 90s। अब 90s में क्या हुआ कि हम इतने दब चुके थे, इतने कर चुके थे, आजादी के काफी प्रयास चल रहे थे हमारे देश में, गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, हजारों लाखों ऐसे लोग थे जो आजादी के दीवाने थे, जिनको आजादी चाहिए थी और जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में हमारी अथक प्रयास किया उन्होंने और हमारी सहयोग की। आज जो हम इस देश में आजादी से सांस ले पा रहे हैं ये उन्हीं की देन है। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिली है। तो इंडस्ट्री इन आफ्टर मिड में क्या हुआ कि मॉडर्न इंडस्ट्री का थोड़ा थोड़ा जड़ इंडिया में भी आने लगा, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ही धीरे था। तो क्या कौन सी प्रोग्रेस की, तो थोड़ी बहुत कॉटन इंडस्ट्री, जूट एंड टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे हुई, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे हुई। कॉटन और जूट मिल्स क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि हम इनके रॉ मटेरियल्स के सबसे बड़े उस समय ब्रिटिश रूल में निर्यातक थे। तो अब उस रॉ मटेरियल को धीरे धीरे, क्योंकि गांधी जी ने भी काफी प्रयास किया और अदर सभी लोगों ने बहुत प्रयास किए, जिसके कारण ये धीरे धीरे
अंग्रेजों ने भी रूल्स में और उसमें रिलैक्सेशन किया, इंडियन कैपिटलिस्ट को धीरे धीरे पैसा लगाने दिया। उसके बाद जमशेदजी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको आज जानते हैं, जो कि झारखंड के टाटानगर में स्थित है, सॉरी जमशेदपुर में स्थित है, वहां पे इसकी नींव रखी और इसको स्टार्ट किया। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे शुगर, सीमेंट, पेपर की थोड़ी बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो पाई इंडिया में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ ऐसा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने के लिए अंग्रेजों के पास पैसों की कमी पड़ने लगी थी और धीरे धीरे हर जगह पूरे विश्व में, जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजों का कहना होता था ना, ब्रिटिश सन विल नेवर सेट, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन उनके पास ये प्रॉब्लम आने लगी कि धीरे धीरे सभी पूरे विश्व में सभी देशों ने अपनी अपनी आजादी की मांगे रखने लगे। अब आजादी की मांगे रखने लगे तो ये समस्या है कि अब अंग्रेज को धीरे धीरे तो आजाद करते गए वो, और 90s के आसपास 1900 में जो थी वो काफी कुछ एक देश आजाद भी हो गए थे। तो अब यहाँ पे उनके पास पैसों की कमी आने लगी, तो धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे बाय फोर्स के जगह बाय इंडस्ट्रीज राज करने की कोशिश करें और थोड़ा सा रिबेलर बने ताकि लोग हमें अपना मान के हमें राज करने दें। तो इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत ये इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश्ड होने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की, लेकिन जो इंडस्ट्रीज बैठी थी वो भी एक तरीके का रॉ मटेरियल सप्लायर थे। जैसे टिस्को, टिस्को क्या बनाती है? स्टील की रॉल्स बनाती थी, पाइप्स नहीं बनाती थी। तो ये रॉ मटेरियल तो हम प्रोसेस कर दिए, मतलब और से हम स्टील को बना दिए, लेकिन स्टील बना के हम उसका यूज क्या किए? उसको कोई अदर जैसे कार, साइकिल, बाइक कुछ भी नहीं बना रहे थे, सीधा स्टील बनाया, स्टील हमने दूसरे कंट्री को दे दिया, वहां से कुछ और बन के फिर आया। तो capital good industry mean industries which can produce machine tools which are in turn used for producing article for current consumption। यानी अगर स्टील के बड़े सारे रोल बन गए हैं, उससे बक्सा बना ही नहीं, तो हमारे किस काम का? स्टील के रोल्स क्या होते हैं? ये ऐसे गोल सा वो बनाते हैं, इसमें ये चादर होती है और चादर बहुत सारे तहों में रोल्ड होती है, तो ये स्टील की रोल हो गई। टाटा ने स्टील की रोल तो बना दी, लेकिन इसको अब साइकिल बने या इसके बक्से बने तो कोई यूज आए, तो उस चीज की इंडस्ट्रीज की कमी थी। कॉटन के लिए या जूट के लिए कपड़ा तो बन गया, कपड़ा को फिनिश गुड्स यानी शर्ट बनाना, बेडशीट्स बनाना, इन सब की इंडस्ट्री की कमी थी। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी हमने पहले ही ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में समझ लिया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? कोई भी सामान, जैसे ये स्टील की रोल है, इससे आपके ट्रंक को बनाना, ये वैल्यू एडिशन है। यानी उस पे एडिशनल लेबर, एडिशनल इनपुट्स लगा के उसको कंज्यूमेबल यानी यूज करने लायक वस्तु को बनाना, तो वो उस चीज की कमी थी, वैल्यू एडेड। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन वेरी स्मॉल। तो ये भी बहुत छोटा था कि जो जीडीपी है और जीवी है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन्स वेरी स्मॉल था। ये लाइन दो बार आपकी हो गई है, तो इसको एक को इग्नोर कर दे। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन वेरी स्मॉल। ये 3 बार हो गई है, इसको प्लीज इग्नोर कर दे। तो अगर ये चैनल पे आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। थैंक यू।